गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रुचि जी। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलें शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी ना, आज से हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे। और मैंने बताया था कि आप लोगों ने पहले अगर पढ़ा है तो ये मान के बैठिएगा कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा और पहली बार शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि अगर पहले पढ़ा भी है तो हर क्लास में कुछ ना कुछ नई चीजें तो हो ही जाती हैं, मिलती रहती हैं, एडिशंस कुछ हो जाते हैं, तो आपको कुछ पहले भी पढ़ा है तो कुछ नई और एडिशंस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो फिर से वही बात कि ये मान के पढ़िए कि पहले कभी नहीं पढ़ा। और मैंने आपसे कहा था कि हम लोग आप लोग मतलब जो शेड्यूल्स और पार्ट्स वगैरह हैं वो तैयार करके आएंगे। मैंने शीट दे दी थी, आप लोगों ने देखी होगी, देखी है ना? यस सर। हाँ। और बोला करिए, ठीक है? शांत रहेंगे तो फिर वन वे जी सर। कम्युनिकेशन में मजा नहीं आती है। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही उसका आंसर देगा, कोई और उसका आंसर नहीं देगा। तो जिसका नाम मैं लूं बस वही जवाब दे। ओके? ओके सर। ठीक है। तो हम लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटी का मतलब हिंदी में क्या होता है? राज व्यवस्था, है ना? और यहाँ पर राज व्यवस्था का मतलब यहाँ पर हमको जो पढ़ना है ना वो कुछ और नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमको भारत का संविधान पढ़ना है। भारत के संविधान के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, उनके इम्प्लीकेशंस हैं, उनमें जो चेंजेस आए, उनसे रिलेटेड जो केस लॉज हैं, उन सब चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर बुक्स की बात हम लोग करें तो पॉलिटी के लिए कई सारी बुक्स आती हैं, जिनमें से एक है हमारी लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। डीडी बासु है। एक बुक आती है सुभाष कश्यप की। ठीक। इनमें जो बेस्ट बुक है वो ये दोनों हैं, लक्ष्मीकांत और डीडी बासु। हालांकि जो डीडी बासु है वो थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बुक है। तो प्रेफर करेंगे किसको आप लोग? अगर आपको कोई बुक लेनी है, पढ़नी है, तो लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत का इंग्लिश वर्जन। क्योंकि लक्ष्मीकांत का जो हिंदी वर्जन है वो बाद में पब्लिश हुआ है और हिंदी वर्जन में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, अभी भी कई जगहों पर चीजें गलत हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इंग्लिश वर्जन प्रेफर करना है। हिंदी वर्जन में अगर कोई गलती मिलती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको पूछ लेना है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर पॉलिटी, उस पॉलिटी को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी किताब की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि हम लोग किताबों से भी थोड़ा सा आगे निकलकर बात करेंगे, किताबों से भी डिटेल में जाके बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी हम लोग केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिटेलिंग लेते हुए चलेंगे, जिससे प्री और मेंस दोनों का ही काम हमारा पॉलिटी का हो जाए। क्योंकि जीएस 2 में पॉलिटी लगभग 50% पोर्शन, लगभग 50% पोर्शन को कवर करती है। ठीक है? क्लियर? जी सर। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान को, तो हम जानते हैं कि हमारे देश में एक बुक है जिस बुक को बहुत सारे लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करते हुए दुनिया के अलग अलग जगहों के नियम कानूनों से प्रेरणा लेकर उनकी अच्छी चीजों को इनकारपोरेट कर कर बनाया है। और जिस कमेटी ने इसको बनाया था उसको लीड कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसको लीड कर रहे थे। और बुक का नाम क्या रखा गया? बुक का नाम रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान या भारत का आईन नाम रखा गया। तो इसमें है क्या? अब जैसे नियम कायदे कानून होते हैं, हम अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लें। हमारे घर में कई सारे कहे अनकहे नियम होते हैं।
जिसमें हमारे पास एक नियम है कि परिवार के सभी लोगों को कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे जागना है, कितने बजे उठना है, घर के अंदर चप्पल पहन के नहीं आनी है, कौन पूजा करेगा, किसके जिम्मे कौन सा काम है, किसको कौन सा काम कब करना है, ये नियम कायदे होते हैं। कुछ कहे नियम कायदे होते हैं, कुछ अनकहे नियम कायदे होते हैं, और उन नियम कायदों के हिसाब से ही हमारा घर जो है वो सिस्टमेटिकली चलता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? जी सर। सर। नहीं होगा तो सब अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, सब ऐसे ही चलेगा और कुछ भी ठीक से काम नहीं होगा। तो वैसे ही जैसे हमारे घर को चलाने के लिए नियम कायदे होते हैं, वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं, और उन नियम और कायदों को लिखा गया है हमारे इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। बहुत सरल भाषा में बात करें तो ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके आधार पर देश को चलाया जाएगा, जिसमें देश के अलग अलग जो बॉडीज हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम जनता हो, उन सभी के कर्तव्य लिखे हुए हैं, उन सभी की ड्यूटीज लिखी हुई हैं, कौन कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बुक है। तो इस बुक में हम इस बुक को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस बुक में क्या है, इस बुक में तीन मेन चीजें हैं, जिनमें से पहला है इस बुक के पार्ट्स, दूसरा है इस बुक के शेड्यूल्स, और तीसरा है इस बुक के आर्टिकल्स। ठीक। अब पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, पार्ट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्ट्स को हिंदी में बोलते हैं भाग। शेड्यूल को हिंदी में बोलते हैं अनुसूची, और आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक। अब जैसे हम कोई भी बुक उठा लें, फॉर एग्जांपल हमने उठाई एक हिस्ट्री की किताब, और हिस्ट्री की किताब में हम देखते हैं कि एक कंप्लीट हिस्ट्री की अगर कोई किताब है तो वो हिस्ट्री किताब तीन भागों में बटी होगी। जहां पर एक भाग होगा क्या, एंशियंट हिस्ट्री, एक भाग होगा कौन सा, मिडिवल हिस्ट्री, और एक भाग कौन सा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री वाले भाग में क्या बात हुई होगी, एंशियंट हिस्ट्री वाले भाग में केवल प्राचीन भारत से संबंधित जो बातें हैं वो बताई गई होंगी, और इसके भी कई सारे सब पार्ट्स होंगे, जिसमें हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, गुप्तन, मौर्यन, अलग अलग यहाँ पर इसको पार्ट में डिवाइड किया होगा। ऐसे मिडिवल में भी मुगल, दिल्ली सल्तनत वगैरह में बांटा गया होगा, और मॉडर्न में भी हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। तो जैसे एक ये किताब है हिस्ट्री की, ये अलग अलग भागों में बटी हुई है। एक भाग में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करी गई, दूसरे भाग में जहां पर मिडिवल के बारे में बात करी गई उसको यहां पर रख दिया गया, और मॉडर्न में। ऐसे ही हमारे संविधान में भी देश को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी गई है, और वो चीजें बिखरे नहीं। इसलिए जब किसी एक चीज के बारे में बात करी गई तो उससे संबंधित सारी बातों को एक साथ रख दिया गया। जैसे जब हमसे कहा गया कि भाई इस देश के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, तो उन सभी अधिकारों के बारे में पहले एक जगह बात कर ली गई, और कहा गया भाई कि ये एक भाग है जिसको हम किस नाम से जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानेंगे। तो ये एक भाग बन गया जहां पर केवल क्या बताया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। ऐसे ही जब ये कहा गया कि इस देश में जो केंद्र सरकार होगी उसके अधीन कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो क्या क्या काम करेगी, वो कैसे कैसे काम करेगी, वो एग्जीक्यूट कैसे करेगी, वो कानून कैसे बनाएगी, वो न्याय कैसे देगी, इस बारे में एक जगह बात कर ली गई। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र के बारे में बात करें, तो उस केंद्र का नाम क्या होगा, इस भाग का नाम क्या होगा, द यूनियन। तो जैसे ये किताब अलग अलग भागों में बटी हुई है, वैसे ही हमारे संविधान को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, और हर भाग एक स्पेसिफिक चीज के बारे में क्या करता है, बात करता है। समझ में आ गई बात? ठीक। और इन भागों के नाम भी हैं और इन भागों के नंबर भी हैं, कि भाई पहले भाग में किस बारे में बात करी गई है, दूसरे भाग में किस बारे में बात करी गई, तीसरे भाग में किस बारे में बात करी गई है। जैसे पहले भाग में बात करी गई है भारत की सीमा और भारत के राज्यों के बारे में,
दूसरे भाग में बात करी गई कि भाई नागरिक किसको माना जाएगा भारत का, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन कैसे भारत का नागरिक बनेगा। तीसरे भाग में बात करी गई है कि भाई जो मूल अधिकार होंगे यानी कि फंडामेंटल राइट्स होंगे वो क्या होंगे। चौथे भाग में और पांचवें भाग में ऐसे ही अलग अलग बातें करी गई हैं। तो ये तो हो गया पार्ट, ये आपको क्लियर हुआ ना? ठीक है। यस सर। ठीक। तो ऐसे ही हमारे पास जब संविधान बना था तो संविधान बनते समय हमारे पास जो कुल भागों की संख्या थी वो कितनी थी? 22 भाग थे। संविधान बनते समय भाग कितने थे? संविधान जब बनाया गया, जब लागू हुआ, तो सबसे शुरुआत में इसमें जो पार्ट्स थे वो थे 22। 22 भाग थे। अब शेड्यूल्स क्या होते हैं? एक चीज इसको समझिए कि हमारा संविधान, ये आपको पता भी होगा कि ये कहा गया कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों है? क्योंकि हमारा देश में जो संविधान है वो संविधान केवल संघ की बात नहीं करता बल्कि वो राज्यों की भी बात करता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर संघ का अपना अलग संविधान है और जो उसके राज्य हैं उनका अपना एक अलग संविधान है। तो जो संघ का संविधान है उसमें केवल संघ के संबंध में बात है और राज्य का संविधान उसमें राज्य के संबंध में बात है, तो वो संविधान छोटे छोटे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एक ही संविधान है और वो संविधान देश के बारे में भी बात करता है, केंद्र के बारे में भी बात करता है और राज्यों के बारे में भी बात करता है, तो हमारा संविधान बल्कि हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक। अब क्योंकि हमारा संविधान पहले से ही बड़ा है इसलिए कुछ काम ऐसे किए गए जिससे कि जो संविधान जो पहले से ही बड़ा है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना होने पाए। ठीक। जैसे जैसे हम यहां पर बात कर रहे थे पार्ट वन की, और पार्ट वन का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसकी उसका जो क्षेत्र है उसकी बात की गई है। तो यहां पर बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों में बटा होगा, भारत जो है वो स्टेट्स में बटा हुआ है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं इनके नाम हमको पता होने चाहिए। तो अगर यहीं पर जहां पर ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं भाग के अंदर, यहीं पर अगर हम सभी स्टेट्स के नाम भी लिस्ट कर देंगे तो वो आर्टिकल और बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमसे ये कहा गया है आर्टिकल 246 में कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। कुछ शक्तियां ऐसी होंगी जिनके संबंध में कानून बनाने का काम किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। कुछ शक्तियां ऐसी होंगी जिनके बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होगा। और कुछ ऐसी होंगी जिनके संबंध में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये बात आर्टिकल 246 में 2 लाइन में लिखकर खत्म कर दी गई। लेकिन अगर आर्टिकल 246 में ही नीचे ये भी लिख दिया जाए कि भाई केंद्र की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या क्या शक्तियां हैं और दोनों की कंकरेंट क्या क्या शक्तियां हैं, तो वो आर्टिकल बहुत बल्कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस सर। है ना? तो अब इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए कहा गया कि भाई कोई आर्टिकल, कोई अनुच्छेद लिखा गया है और उसमें कोई बात बताई गई है, तो अगर उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, कोई डिटेल देनी है, तो इसको यहां पर मत दो। क्योंकि यहां पर अगर दे दोगे तो ये और बल्कि हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको एक अलग सेक्शन बना दिया गया और कहा कि भाई ये सारी डिटेल उस अलग सेक्शन में हमने लिख दी है, जिसको देखना हो वो जाके उस सेक्शन में क्या कर ले, जाके देख ले जाके। जैसे आर्टिकल 246 में कहा गया कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा, और अगर किसी को देखना है तो जाके कहाँ देख ले? जाके 7वें शेड्यूल में जाकर देख ले, हमने लिख दिया है। ठीक। तो ये शेड्यूल क्या है कि अगर किसी आर्टिकल में कोई बात कही गई है और उसके संबंध में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल जानकारी देनी है, तो उसको अलग से एक अनुसूची बनाकर क्या कर दिया गया? एक अलग सेगमेंट में संविधान में पीछे जाकर लिख दिया गया कि भाई जिसको देखने का मन हो जाके वहां पर देख ले जाके। तो ये होती है हमारी शेड्यूल जहां पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देके रखी जाती है। और जो हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे पास इन शेड्यूल से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और आर्टिकल्स कुल कितने थे? आर्टिकल्स की संख्या थी 395। आर्टिकल बेसिकली वही प्रोविजंस है जिनमें कोई बात कही गई है। तो पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्या ये आपको समझ में आ गया?
यस सर। यस सर। सभी लोगों को अच्छी तरीके से? यस सर। ठीक। तो अब जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारा संविधान जब लागू हुआ, कब लागू हुआ था हमारा संविधान? कम्प्लीटली 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था सर। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। स्वीकार किया गया सर। हाँ, ठीक है। और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1949। 26 नवंबर 1949, 14। है ना? यानी कि 1949, 26 नवंबर को कहा कि भाई ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, अब ठीक है, लेकिन इसको लागू कब करेंगे चल के? 1950 में, 26 जनवरी को, 50 में। क्योंकि छब्बीस हमको वो जनवरी तारीख यादगार बनानी है। खैर, वो एक अलग बात है। तो अब ये 1950 26 जनवरी को जब ये संविधान बन के लागू हुआ, तो ये संविधान बनाया गया था उस समय के लोगों के द्वारा। और उस समय के लोगों के मन में उस समय जो दिखा उनको कि भाई देश में किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनके आधार पर उन्होंने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार यह संविधान तैयार किया था। लेकिन वो लोग इतने समझदार थे कि उनको पता था कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं है। दुनिया में परिवर्तन होते रहते हैं, नई नई चीजों की जरूरतें महसूस होती रहती हैं, चीजों में बदलाव होता है। तो उनको पता था कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कोई ऐसा बदलाव हो जाए जो बदलाव हम आज नहीं सोच पा रहे हैं, और उस बदलाव की वजह से संविधान में कोई बदलाव या चेंज या कुछ एडिशन या कुछ डिलीटन डिलीशन करने की जरूरत महसूस हो। तो उन्होंने ये प्रावधान भी बनाकर रखा था कि भाई संविधान को अगर चाहो तो संविधान को बदला भी जा सकता जा है। सकते हैं। और संविधान को बदलने को क्या बोला गया? संविधान का संशोधन। संशोधन बोला गया, अमेंडमेंट बोला गया। ठीक। और वो बिल्कुल सही थे इस बारे में कि भाई चीजों में बदलाव होगा और चेंज करना पड़ सकता है। तो यहां पर जब जब जैसे जैसे चीजों की जरूरत महसूस होती गई कि भाई यहां पर हमको चेंज करना है, संविधान में बदलाव किए जाते रहे। और संविधान में जो पहला बदलाव हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ, वो फर्स्ट अमेंडमेंट संविधान के लागू होने के 1 साल के अंदर ही हो गया था, 18 जून 1951। 1951 को ही हो गया था। और अभी तक टोटल संविधान में 106 बार बदलाव किया जा चुका है, यानी कि 106 बार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो अमेंड हुआ है। ये जो 106वां संविधान संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 28 सितंबर 2023 को हुआ है, जिसमें कुछ नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस करे गए। आर्टिकल 330 ए को इंट्रोड्यूस किया गया, 332 ए को इंट्रोड्यूस किया गया, 334 ए को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 239 डबल ए में कुछ चेंजेस किए गए और महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन का प्रोविजन लेके अधिनियम। आया गया, जिसमें उनको 1/3 जो सीटें हैं उस रिजर्वेशन की बात वहां पर करी गई थी। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे जब अमेंडमेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको बताने का ऑब्जेक्टिव केवल ये है कि जैसा संविधान हमारे लिए शुरुआत में 26 जनवरी 1950 को आया था, आज की डेट में वो संविधान बदल चुका है, वो वैसा नहीं है। इन नहीं। सब बदलावों की वजह से संविधान के पार्ट जो लागू होने की तारीख को 22 थे, वो अब कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। 25। वो शेड्यूल्स या जो अनुसूचियां जो उस समय 8 थी, अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। 12। वो आर्टिकल्स जो गिनने में संख्या के आधार पर उस समय 395 थे, अब कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं 450 से भी ज्यादा हो गए हैं। ज्यादा। तो ये आज की सिचुएशन है, और ये उस दिन की सिचुएशन जिस तारीख को संविधान जो था वो लागू हुआ था। ठीक। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है। मान लीजिए कि हमारे पास पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 22 तक हैं हमारे। अब हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों में बहुत से लोग जानते भी होंगे कि हमारे यहाँ एक एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करी गई थी, है ना?
फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4A 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 में। अब मान लीजिए 4A को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब मान लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जब इंट्रोड्यूस की गई और ये कहा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज को यहां पर डालना होगा डीपीएसपी के ठीक बाद, तो उन लोगों ने क्या किया होता कि यहाँ पर 4 के बाद फंडामेंटल ड्यूटी लिखा और कहा कि इसका नंबर 5 होगा। अगर वो इसका नंबर 5 कर देते तो इसको फिर 6 करना पड़ता, फिर ये 7 करना पड़ता, फिर ये 8 करना पड़ता, फिर ऐसे यहाँ पर 23 करना पड़ता। तो इस एक चेन से आगे सभी को क्या करना पड़ता? चेंज बढ़ाना करना पड़ता। पड़ता। चेंज करना पड़ता। ऐसे ही अगर हम कहें कि आर्टिकल 50 के बाद आर्टिकल 51 था, 52 था, 53 था, और फंडामेंटल ड्यूटी के बाद एक नया आर्टिकल जब इंट्रोड्यूस किया गया और कहा कि भाई अब इसका नंबर हम 51 रखेंगे, तो इसका फिर 52 करना पड़ता है, इसका फिर 53, 54 और ऐसे ही करना पड़ता। तो कितना बड़ा काम हमारे पास हो जाता। हम हर आर्टिकल का नाम चेंज करें, सारे पब्लिकेशंस में उनको बदलवाएं, हर पार्ट का नाम चेंज करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, कुछ इस तरीके से बदलाव करो जिससे कि बदलाव इनकॉर्पोरेट हो जाए और बाकी चीजों में कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो ये कहा गया कि भाई जब भी हम कोई अमेंडमेंट करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे कि बाकी आर्टिकल्स के नंबर ना चेंज हो और ना ही पार्ट्स के या अनुसूचियों के नंबर चेंज हो। तो उन्होंने कहा कि कैसे करना, तो उन्होंने कहा ठीक है 4 के बाद आ रहा है और 5 के पहले आ रहा है तो उसका नाम रख दो क्या, 4A, है ना। और यहां पर ये 51 के पहले आ रहा है, 50 के बाद आ रहा है तो उसका नाम रख दो क्या, 51A। तो जब भी कोई अमेंडमेंट किया गया तो इस तरीके से किया गया कि ये जो नंबरिंग शुरुआत में असाइन कर दी गई थी वो नंबरिंग क्या हो, ना चेंज हो। तो आज जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमारे पास पहला जो पार्ट होता है वो उसका नंबर 1 ही है और आखिरी जो पार्ट है उसका नंबर भी क्या है, 22 22। ही है। लेकिन जब हम इसको गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद 4A आ जाएगा, फिर 5 6 और ऐसे ही कई हमारे पास बीच में आ जाएंगे। तो टोटलिटी गिनने में इनकी संख्या क्या हो जाती है, 25। 25। लेकिन नंबरिंग में पहला अभी भी 1 है और आखिरी अभी भी क्या है, 22 है। 22। और ऐसे ही यहाँ 22। पर भी बहुत सारे आर्टिकल घुसेड़े गए 51A करके और ऐसे ही 40A वगैरह करके। लेकिन अभी भी जब देखेंगे तो पहले का नंबर 1 ही है और आखिरी वाले का नंबर क्या है, 395 ही। 395। तो अगर हम संख्या के आधार पर देखें, गणन गिनती के आधार पर देखें तो हमारे पास 395 हैं। लेकिन इन टोटल देखें तो कितने हो चुके हैं, 450 प्लस। 450 प्लस। तो इसमें अंतर क्लियर हो गया ना। जी सर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास जो है वो संविधान के शुरुआत में और अभी के आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स हैं। अब एक एक करके हम इन आर्टिकल्स को, इन पार्ट्स को और इन शेड्यूल्स को देखेंगे आने वाले कुछ समय में। आज हम बात करेंगे पार्ट्स की और मैंने आपको एक शीट दी थी जिसमें ये पार्ट्स जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक, तो यहां पर देखें तो हमारे पास पहला पार्ट 1 है और आखिरी पार्ट का नंबर क्या है, 22 ही है। लेकिन बीच में देखिए एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, बढ़ गए। तो गिनने में हमारे पास ये 25 हो जाएंगे। खैर, एक एक करके हम इनको यहां पर समझते हुए चलते हैं। पार्ट्स पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन प्री में आता है, मैचिंग में आ जाता है कि भाई ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और लिख दिया जाएगा, बताओ इनमें से मैच करो कौन सा है या कौन सा मैच नहीं है। या कभी कभार पूछ लेगा कि भाई जो जो शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज हैं वो संविधान के कौन से भाग में उनको डिस्कस किया गया है, कौन से भाग में उनका वर्णन किया गया। तो हम कहेंगे भाग 10 में किया है। लेकिन हमें तभी बता पाएंगे ना जब हमको ये क्या होगा, याद होगा। याद होगा। याद नहीं होगा तो क्या बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। नहीं। ठीक, तो हमको इन पार्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है और केवल पार्ट्स को नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि हम संविधान के एक एक आर्टिकल को याद करें, समझेंगे भी लेकिन समझने के साथ साथ हमको याद भी करना है। तो हम लोग रोज 10 से 15 आर्टिकल्स याद कर पाएंगे क्या? यस कोशिश सर। पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे सर। हाँ, कोशिश करिए, सर कोशिश करने ये से ही जीत चार होती है। अनुच्छेद वाइज तो याद हो जाते, लेकिन उसके अंदर जो C1 C2 ये जो डिटेलिंग ज्यादा हो जाती है वो वाले नहीं याद हो हाँ, पाते हैं वो एग्जैक्ट। देखिए जब आप चीज को समझ लेंगे तो वो भी याद होना शुरू हो जाएगा भाई जी। ठीक है सर। ठीक है, तो धीमे धीमे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कोशिश करेंगे, सब हो जाएगा।
तो जी यहाँ सर। पर हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए हमको अभी फिलहाल आज की डेट में क्या ध्यान रखना है कि हमको पार्ट, उसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, ये हम ध्यान रखेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम देखें हमारे संविधान का पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हैं। चार तक। और ये आर्टिकल में जो पहला आर्टिकल है वो हमको बताता है कि भारत क्या है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 3 से लेके 4 तक हमको बताते हैं कि भारत जो है उसमें राज्यों का गठन किस तरीके से हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, अगर कोई नया राज्य बनाना है या किसी पुराने राज्य को खत्म करना है तो उसको कैसे किया जाएगा। इन चीजों के प्रावधान हमको आर्टिकल 1 से 4 तक में दे के रखे गए हैं, गए। ठीक, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बाद हम लोग यही यूनियन टेरिटरीज पढ़ेंगे। फिर हमारे पास पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक 11। है, जहां पर आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह जो है वो हमको ये बताते हैं कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 की जो डेट है, उस डेट को कौन कौन से व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, जाएगा। ठीक। और कौन कौन ऐसे हैं जिनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जैसे जो लोग भारत में रह रहे हैं उस डेट को वो भारत के नागरिक हैं, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के आ गए एक स्पेसिफाइड डेट तक वो भारत के नागरिक हैं, जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन वहां मन नहीं लगा और लौट के आ गए तो उनको कब भारत का नागरिक माना जाएगा, ये हमको बताते हैं। और आर्टिकल 11 हमसे बात करता है भविष्य की, क्योंकि बाकी तो आर्टिकल बता रहे कि 26 जनवरी 1950 को किसको नागरिक माना जाएगा किसको नहीं माना जाएगा, लेकिन भविष्य में नागरिक कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, इससे संबंधित नियमों को बनाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 11 में दे के रखा गया है। किसको, वो आर्टिकल 11 में दे के रखा गया है संसद को। तो आर्टिकल 11 के तहत संसद को हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि वो भविष्य में नागरिकता से संबंध, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है वो प्रोविजंस बना सकती है, कानून बना सकती है। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारी संसद ने बनाया है सिटीजनशिप एक्ट, है ना। नागरिकता जो अधिनियम है वो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारी संसद ने बनाया है। संसद और कोई भी बॉडी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जो संविधान में उसको करने को मना किया गया है या संविधान में उसको सौंपा नहीं गया है, क्योंकि यही तो नियम कायदे बता रहा है हमको। फिर पार्ट 3 में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हमारे जो राज्य है जो सरकार है उसको कुछ जिम्मेदारियां देकर रखी गई हैं कि भाई राज्य की जिम्मेदारी ये होगी, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि भारत को बनाना है क्या, भारत को बनाना है एक वेलफेयर स्टेट, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम पर्संस को सुनिश्चित की वेलफेयर को इंश्योर करना है। ये मेन जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का है। पार्ट 4A में हमको फंडामेंटल ड्यूटीज देकर रखी गई हैं जो कि शुरुआत में हमारे संविधान में नहीं थी, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में जो है वो ऐड किया गया है। कब बाद में ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी को, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 19 सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है 1976 में। जब ये लगा कि भाई नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं मिलने चाहिए बल्कि नागरिकों के देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, तब सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि नागरिकों से यह कहा कि केवल बेनिफिशियरी मत बनो, तुम्हारा काम केवल लाभ लेना नहीं है बल्कि देश के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और वो कर्तव्य तुमको बताने के लिए हम ये अमेंडमेंट करके पार्ट 4A को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और तुम लोग इनका पालन करोगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया।
फिर पार्ट 5 हमारे पास आता है। अब एक चीज यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पहले वाले में केवल 4 आर्टिकल हैं, दूसरे वाले में 5 से 11 तक आर्टिकल हैं, तीसरे वाले में भी बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं है, चौथे वाले में भी हमारे पास ज्यादा आर्टिकल नहीं है, और यहाँ पर तो केवल एक ही है। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बल्कि हैं। इसमें देखिए 52 से लेके 151 तक आर्टिकल हैं। उसके बाद पार्ट 6 में 152 से लेके 237 तक आर्टिकल, यानी कि ये लगभग 100 और 100 से ऊपर पहुंचे चले जा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई सेगमेंट ऐसा है किसी किताब का जो बहुत बड़ा है, तो क्या कर देते हैं, उस सेगमेंट को सब पार्ट में बांट देते हैं ना। जैसे अगर हम कहें कि भाई हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत तो बड़ा है, दिल्ली सल्तनत को बांट दिया गया क्या कि भाई पहले पढ़ लो, किस चीज को पहले पढ़ लो, गुलाम वंश को पढ़ लो, गुलाम वंश को खत्म करके आ जाओ, फिर बाकी खिलजी, लोदी, सैयद वगैरह को, तुगलक वगैरह को पढ़ो। तो उसको भी क्या कर दिया गया, सब पार्ट कर दिया गया। तो ये वाले पार्ट जो बहुत बल्कि हो गए हैं, इनको भी टुकड़ों में तोड़ लिया गया और इनके भी छोटे छोटे हिस्से कर लिए गए। जैसे हमारे पास द यूनियन है, द यूनियन का मतलब जहां पर संघ के बारे में बात करी गई है, केंद्र के बारे में बात करी गई है, तो इसको टुकड़ों में तोड़ लिया गया है। जैसे हम देखें अगर, तो द यूनियन जो हमारे पास है, जो संघ है, जिसमें है आर्टिकल 52 से लेके 151 को, इसको बांट दिया गया है 5 भागों में, 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और इन 5 सब पार्ट्स को नाम दिया गया क्या, चैप्टर्स। क्लियर है। और ये 5 सब पार्ट कौन से हैं, तो यहां पर पहला जो चैप्टर है उसको नाम दिया गया चैप्टर 1, और इसमें रखे गए आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक, जो बताते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। किसके बारे में बताते हैं, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताते हैं, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताते हैं। और क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है, इसीलिए इस पार्ट का नाम रखा गया क्या, चैप्टर का, सॉरी, द एग्जीक्यूटिव। क्लियर। कहां से कहां तक जी के सर। आर्टिकल हैं, 52 से 78, याद करते हुए चलिए। तो यूनियन आर्टिकल 52 से 151, चैप्टर 1 52 से 78, नाम क्या, द एग्जीक्यूटिव। नाम एग्जीक्यूटिव क्यों, क्योंकि ये संघ की कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करता है। फिर हमारा चैप्टर 2 आ जाता है इसमें। चैप्टर 2 जो है वो बात करता है संसद के बारे में, कि जो संसद होगी उस संसद के कार्य क्या होंगे, संसद की शक्तियां क्या होंगी, संसद के विशेषाधिकार क्या होंगे, संसद का सदस्य कौन व्यक्ति बन सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो कब अयोग्य हो जाएगा, ठीक, उसके क्या काम है, संसद के जो अलग अलग सदन होंगे उनकी, उनको प्रेजाइड कौन करेगा, उनका प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, पीठासीन अधिकारी क्या होगा, और उसके संबंध में सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो क्योंकि ये पार्ट संसद के बारे में बात करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, द पार्लियामेंट। क्योंकि इसमें किसके बारे में बात करी गई है, पार्लियामेंट के बारे में बात संसद करी गई है। पार्लियामेंट। और आर्टिकल कितने हैं, 79 से लेके 122 तक। भाई। ठीक है। फिर तीसरा पार्ट यहां पर आया, सॉरी चैप्टर आया, चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 ये कहता है कि भाई जो संघ है, जो यूनियन है, उसको कुछ शक्तियां देके रखी गई हैं कानून बनाने के लिए। हम लोगों ने अभी बात की थी ना, शेड्यूल 7 की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने आर्टिकल 246 के बारे में बात की थी, कि भाई किसी कुछ चीजों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संघ के पास है, यूनियन के पास है, केंद्र सरकार के पास है, और कुछ चीजों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्यों के पास है। तो कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन क्या कानून बनाने के अधिकार में ऐसा होगा कि हमारा राजा जो है, फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में क्या होता था, राजा होता था और वो रात को सोया, सुबह उसने कहा कि चलो दौलताबाद,
है ना। रात को सोया और सुबह उसने कहा कि चलो आज से करेंसी कागज की होगी या तांबे की होगी। ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक। तो क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की मर्जी से कानून नहीं बनेंगे। कानून को बनाने का क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा, एक एक पूरा एक प्रोसीजर होगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करके कानून बनाया जाएगा। और संघ के पास जिन चीजों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है, वो संघ उस कानून को कैसे बनाएगा, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, उन सभी प्रोसेसेस को लिखा गया है कहां पर, चैप्टर 3 में, यानी कि कानून बनाने का प्रोसेस। बोले तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस यहां पर दिया गया है। ठीक। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो दिया गया है वो बेसिकली क्या है। एक तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमारे पास पार्लियामेंट में कवर हो जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून कैसे बनाएगी। और एक और है, जब पार्लियामेंट कानून, या पार्लियामेंट में दो सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है। जब लोकसभा अस्तित्व में नहीं हो रही है तो पार्लियामेंट को जो तरीका बताया गया वो तरीका वहां पर काम नहीं करेगा। और जब वो तरीका वहां पर काम नहीं करेगा तो हमारे देश में जो सर्वोच्च व्यक्ति है, जो प्रथम व्यक्ति देश का है, वो आता है और वो कहता है ठीक है, जब तक लोकसभा नहीं है या जब तक पार्लियामेंट खुद कानून नहीं बना पा रही तब तक हम एक कानून बना देते हैं जो तब तक अप्लाई करेगा जब तक पार्लियामेंट अस्तित्व में या लोकसभा जो है वो दोबारा से घटित नहीं हो जाती है। तो यहां पर कानून बनाने का एक प्रोसेस है और ये पावर देके रखी गई किसको, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को, कि अगर किसी वजह से पार्लियामेंट में कानून नहीं बन पा रहा है तो प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि ऐसी जरूर और बहुत जरूरत पड़ गई कि भाई लोकसभा अभी है नहीं, लोकसभा भंग हो गई है और अभी चुनाव हुए नहीं और अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि इसके लिए अब कानून लाना है ही, लेट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को एक पावर दे दी गई कि ऐसी परिस्थिति में प्रेसिडेंट जो है वो एक अध्यादेश जारी कर देगा और एक अध्यादेश जारी करके एक टेम्परेरी कानून वहां पर लेके आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, यहां पर एक अध्यादेश जारी करने का पावर दे के रखा गया है। किसको दे के रखा गया है, प्रेसिडेंट को दे के प्रेसिडेंट रखा को। गया राष्ट्रपति है। को। तो इसका नाम हो जाता है क्या, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। और आर्टिकल कौन सा आता है यहां पर, 123। 123। क्लियर हो गया ना। ठीक है। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 4। हम लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो गई, हम लोगों ने देखा कि कानून बनाने की पावर की बात हो गई। लेकिन क्या हो अगर सरकार जो है वो प्रोसेस को फॉलो करे लेकिन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी मनमर्जी के कानून बनाए। और जो कार्यपालिका की शक्ति है उसमें जो सरकार है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल अपने मनमर्जी के तरीके से करे। तो कोई ना कोई एक बॉडी चाहिए ना जिसके पास हम जाके कह सके कि देखो ये सरकार जो है ये संविधान का और जो नियम कायदे बनाए गए हैं, उसका पालन नहीं करता कर रही है और इसको कंट्रोल करो कि ये अपने जो लिमिट तय करके रखी गई उससे बाहर ना निकले। ऐसे एक बॉडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। होनी ये चाहिए। होनी चाहिए। ठीक। तो इसके लिए यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया किसको, यूनियन जुडिशरी। जुडिशरी को, यानी कि संघीय न्यायपालिका। न्यायपालिका को, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, कौन रिप्रेजेंट करता है इसको, इसको रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक। तो ये तीनों जो स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं बेसिकली, कौन कौन से, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तीनों यहाँ पर चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में क्या हो गई हमारे पास, कवर हो गई। ठीक। फिर आता है हमारे पास एक और, अच्छा यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास यूनियन जुडिशरी में है 124 से लेके 147 तक।
और लास्ट चैप्टर यहां पर आता है कि भाई सरकार जो काम काज करेगी उसमें पैसे का भी लेन देन होगा। तो एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सरकार के हिसाब किताब पर नजर रखे। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि सरकार के होनी चाहिए। हिसाब किताब पर नजर रखे। तो इसके लिए एक बॉडी बना दी गई जिसका नाम रखा गया क्या, सीएजी, यानी कि नियंत्रक एवं क्या होता है, कंट्रोलर एंड महालेखा ऑडिटर परीक्षक। कंट्रोल ऑडिटर जनरल। जनरल। महालेखा जनरल। परीक्षक। 148 से 151 तक। तो यहां पर इन चीजों के साथ हमको एक बात और समझ में आई कि हमारे संविधान में शक्तियां तो दे के रखी गई हैं, लेकिन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके इसका प्रावधान भी कर दिया गया है। किया गया है कि नहीं किया गया है? क्या हम ये कह सकते हैं हमारे संविधान में प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस का ध्यान रखा गया है? जी सर। यस सर। है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ सर। हाँ, एक सीमा तक कहा जा सकता है, हालांकि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। आइडियल 100% परफेक्ट तो भगवान भी नहीं है, ठीक है ना? उनसे भी गलतियां होती हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या, द यूनियन। ठीक से समझ में आ रहा है ना? जी हाँ सर। सर। ठीक है। यस सर। हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, बोरियत, दिक्कत? नो सर। नहीं सर। ठीक है। फिर देखिए पार्ट 6 हमारे पास है द स्टेट्स। अब जैसा हम लोग ने कहा था, और अभी हम लोग जब यूनियन एंड टेरिटरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे भी कि हमारा जो देश भारत है वो एक फेडरल स्टेट है, एक संघीय गणराज्य है, एक संघीय राज्य है जहां पर यूनियन भी है और राज्य भी है। और राज्य ऐसे नहीं है कि जो यूनियन के ही कंट्रोल में हो, राज्यों को भी स्वायत्तता देकर रखी गई है, राज्यों को भी ऑटोनॉमी देकर रखी गई है। राज्य भी अपने काम कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं केंद्र के प्रभाव से बाहर रहते हुए। आजादी है राज्यों को, आजादी भी एक सीमा तक है। ठीक है। किसी को पता है इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में क्या अंतर होता है? यस सर। बताइए। इंडिपेंडेंस जो होती है सर उस पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फ्री, और फ्रीडम जो होती है उसमें स्वच्छंदता होती है, मतलब इंडिपेंडेंस। अच्छा, हमको हमारे हमको हमको फंडामेंटल राइट में फ्रीडम देकर रखी गई कि इंडिपेंडेंस देकर रखी गई है? फ्रीडम। सॉरी सर, ये उल्टा है, वाइस वर्सा है, हाँ। फ्रीडम देख रखी गई। हाँ। इंडिपेंडेंस जो है पहले नहीं थी सर, हम लोग नॉन इंडिपेंडेंट थे पहले। हाँ, इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया कि आपके पास कोई रोक टोक नहीं, आप स्वच्छंद हैं अपनी मर्जी का करने जी। के लिए। फ्रीडम का मतलब है कि आपको आजादी तो है, लेकिन उस आजादी की एक सीमा है, उस सीमा के बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये फ्रीडम होती है। तो स्टेट के पास फ्रीडम है, ठीक। हालांकि ऑटोनॉमी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो देश के विरुद्ध जा सके या देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा सके, है ना? जैसे अभी कुछ समय पहले बात हुई थी कि मेरे ख्याल से शायद कर्नाटक राज्य था, कहता था कि हम अपना अलग झंडा बनाएंगे। तो भाई बात उठी थी कि जी। भाई जब आप भारत के हैं तो आपका अलग झंडा क्यों होना चाहिए? ऐसे तो फिर आप कहेंगे हमारा अलग संविधान भी होना चाहिए। ये परमिट नहीं है। हाँ, आपको ऑटोनॉमी है, लेकिन एक सीमा के अंदर। आपको सीमा से बाहर जाने का ना तो अधिकार है और ना आपको हम जाने देंगे, ठीक। लेकिन वापस आते हैं, और मैंने कहा कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ शक्तियां यूनियन के पास हैं और कुछ शक्तियां स्टेट्स के पास हैं। तो स्टेट्स के पास क्या पावर्स हैं, स्टेट्स क्या क्या कर सकता है, स्टेट्स को जिन चीजों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है वो कैसे करेगा, इससे संबंधित जो प्रावधान देकर रखे गए वो पार्ट 6 में देकर रखे गए हैं, जहां पर आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक है। और ये भी देखिए छोटा है क्या? नो सर। नहीं है। और अगर छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसको भी क्या किया गया होगा, सब डिवाइड किया सब गया इस। होगा। तो इसका सब डिवीजन क्या है? तो हम बात करें अगर द स्टेट्स की, यानी कि राज्य की, जिसमें देके रखे गए हैं आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 152 से 237 तक। तो इसको भी डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में, यानी कि इसमें कितने चैप्टर्स होंगे? 6 चैप्टर्स होंगे, जिनमें चैप्टर 1 में हमारे पास जो है वो है कुछ जनरल प्रोविजंस, जिनको हम लोग देखेंगे जब यहां पर आएंगे। और यहां पर केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 152।
उसके बाद यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करी गई है, एग्जीक्यूटिव पावर के बात करी गई है। राज्य के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग शामिल होंगे उनकी बात करी गई है कि सीएम जो होगा वो कौन होगा, कैसे बनेगा, ठीक, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या होगा, कैसे बनेगी, कौन उसके सदस्य होंगे, इसके बारे में बात करी गई है। किसमें? चैप्टर 2 में बात करी गई है। और क्योंकि ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है तो इसका नाम भी क्या कर दिया गया? द एग्जीक्यूटिव। और इसमें है आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक। क्लियर? फिर हम लोगों ने अभी 246 में देखा, यूनियन में देखा, और हमने ये जाना कि भाई राज्य केंद्र को जो शक्तियां देकर रखी गई हैं उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट जब नहीं बना पाती है तो किसको देके रखा गया है? तो देके रखा गया है राष्ट्रपति को। तो वैसे ही यहाँ पर भी राज्यों में भी एक विधान मंडल होता है जो राज्यों को दी गई शक्तियों के संबंध में कानून बनाने का काम करता है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसका नाम चैप्टर 3 होगा वो इसी विधानमंडल की बात करता है। और क्योंकि ये राज्य का है इसलिए इसको बोला जाता है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस छोटा छोटा आलू काट के उसे भून लेचर, के स्टेट लेजिस्लेचर इसका नाम रखा गया है। इसमें क्या बातें करी गई हैं? इसमें यही बताया गया है कि भाई राज्यों का जो विधानमंडल होगा वो कितने सदनों का होगा। यूनियन में तो दो है, बाई कैमरल है, दो भवन, दो हाउसेज हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब हो गया लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल्स, और अपर हाउस का मतलब हो गया राज्यसभा। राज्य से। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेकिन स्टेट्स में ये कहा गया कि भाई यहाँ पर जनरली जो स्टेट्स हैं उनमें एक ही सदन होगा जिसका नाम क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा जो सदन है, जिनमें एक से ज्यादा जो हाउसेज हैं वो हैं। और उनमें क्या हो गया? उनमें द्विसदनी व्यवस्था हो गई यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन हो जाता है। तो वो कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया, वो कैसे होगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उनके सदस्य कौन होंगे, उनकी योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी, और रिलेटेड सारे जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर चैप्टर 3 में रखे गए हैं। और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो अपने पास जो भी पावर रखता है कानून बनाने की एज पर शेड्यूल 7 लिस्ट की लिस्ट के अकॉर्डिंंग उनको कानून को कैसे बनाएगा उसका प्रावधान भी यहीं पर देके रखा गया है स्टेट लेजिस्लेचर में। और ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 212 तक बताई गई हैं। ठीक, इसके बाद यहां पर भी वही प्रावधान हो गया कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली तो परमानेंट नहीं होती है, हो सकता है कि सरकार गिर जाए, हो सकता है कि चुनाव अभी होने वाले हो, लोकसभा विघटित हो गई हो और लोकसभा कोई कानून न बना रहे पा रही हो, और अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए जिसके संबंध में किसी कानून को बनाने की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में हम गवर्नर को राइट दे देते हैं कि भाई जब तक विधानसभा नहीं है तब तक आप कानून बना दीजिए, इसको हम टेम्पररी बेसिस पर कंटिन्यू करेंगे जब तक विधानसभा काम नहीं करने लगती है। तो जैसे वहां पर राष्ट्रपति को पावर देकर रखी गई थी वैसे ही यहाँ पर जो चैप्टर 4 है वो राज्यपाल को पावर देता है कि ऐसी परिस्थितियों में वो अध्यादेश जारी कर कर एक टेम्पररी कानून बना सकता है। और इसको क्या बोला जाएगा? राज्यपाल की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। और ये है आर्टिकल 213। प्रेसिडेंट की किसमें थी? 123 123। 123। और गवर्नर की किसमें है? 213। कितना अंतर है? 100 का। 100। 100 का नहीं है, 90 का अंतर है। ठीक है, तो अभी जब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो द यूनियन में हम लोग पढ़ेंगे और जो यहां पर पढ़ेंगे दोनों में एक ही जैसी चीजें लिखी हुई हैं, बस उनका आर्टिकल नंबर जो है वो क्या हो गया है?
वो चेंज हो गया है। जी और ये आर्टिकल नंबर में एक पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जहां पर केंद्र में जब उस चीज के बारे में बात करी गई तो जो आर्टिकल है वो उस बारे में स्टेट में जिस आर्टिकल में बात करी गई है उनमें एक पैटर्न दिखेगा। कहीं पर ये डिफरेंस आपको 90 आर्टिकल्स का दिखेगा, कहीं पर ये डिफरेंस आपको 89 आर्टिकल्स का दिखेगा, और कहीं पर ये आपको डिफरेंस 100 और 101 आर्टिकल्स का देखने को मिलेगा। तो हम लोग जब आगे चलेंगे तो उसको देखेंगे, जिससे कि एक लिंकिंग हो जाएगी कि ये चीज यहां पर इस आर्टिकल में है तो दूसरे में कहां पर होगी, तो एक को याद करके दूसरा भी अपने आप रिकॉल किया जा सकेगा। तो यहाँ पर 90 का डिफरेंस है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने ये देखा है। ठीक। फिर जैसे यूनियन में जुडिशरी थी, वैसे ही यहां पर भी एक जुडिशरी है चैप्टर 5 में, जिसका नाम रखा गया है हाई कोर्ट या स्टेट जुडिशरी। और ये इसके बारे में जो बात कही गई वो आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 के बीच में कही गई है। ठीक। अब सेंटर तो यहां पर खत्म हो गया था, लेकिन अगर हम देखें तो राज्यों में जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं, छोटे न्यायालय भी होते हैं, जिनको बोला जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। और इनके बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं चैप्टर नंबर 6 में। और आर्टिकल जो इससे डील करते हैं वो आर्टिकल 233 से 237 तक के आर्टिकल इससे डील करते हैं। ठीक। तो अगर हम जुडिशरी को देखें तो सबसे ऊपर यूनियन के लेवल पर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट के लेवल पर कौन सा है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जिनको बांटा जाता है दो कैटेगरीज में, सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय में, जिनमें से एक देखता है दीवानी मामलों को और एक देखता है फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मैटर्स को देखता है। ठीक। हम लोग इनके बारे में आगे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? Yes. ठीक यस है। सर। जी सर। अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं कहां तक? हम लोग आ गए हैं पार्ट 6 तक। लेकिन इसके बाद ये लाल रंग से एक लाइन खिंची हुई है और उसमें लिखा है पार्ट 7 पार्ट बी, स्टेट्स डिलीटेड बाय सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। यानी कि भाग खा के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित। वैसे तो ये पार्ट जो है वो हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये है ही नहीं, रिपील हो गया। ध्यान रखिए लिखा हुआ है रिपील्ड, डिलीटेड नहीं लिखा। अगर डिलीटेड लिखा होता तो ये पार्ट होता ही नहीं यहां पर, है ना। ये रिपील्ड है, यानी कि ये लागू नहीं है, लेकिन अभी डिलीट नहीं हुआ। हालांकि लिखा जरूर है यहाँ पर डिलीटेड बाय सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन अभी भी ये हमारे संविधान में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इसमें कंटेंट कुछ नहीं है। इसके बारे में वैसे तो अभी रिसेंटली एग्जाम नहीं, कभी कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे संबंधित एक बार क्वेश्चन यूपीएससी और एक बार किसी स्टेट पीएससी में भी पूछा गया था, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि ये क्या है और कुछ और आगे आने वाले कंफ्यूजन्स भी इसको समझने के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो यहां अगर हम लोग देखें तो जब हमारा देश गुलाम था, यानी कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, तो वहां पर तीन प्रकार के राज्य हमको देखने को मिलते थे। एक वो राज्य होते थे जिन पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उनके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो थे। और कुछ राज्य ऐसे थे जिनके राजा जो थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए थे, और अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है तुम शासन करो, तुम्हारे ऊपर हमारा हाथ रहेगा। उनको हम लोगों ने क्या बोला? देसी राज्य। रियासतें, या क्या बोला? अच्छा। प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स स्टेट। बोला। तो ये दो मोटे मोटे क्लासिफिकेशन थे। अब अंग्रेजों का शासन भी जो था उसमें भी अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक वो जो बड़े प्लस इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं उनको अलग रखेंगे, और जो छोटे
और कम इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं उनको अलग रखेंगे। जो बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? उनको एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर। कौन करेगा? गवर्नर गवर्नर। करेगा। और जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनको एडमिनिस्टर करेगा कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको कभी कभी चीफ कमिश्नर भी कहा जाता था। ठीक। तो ये तीन कैटेगरीज में ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के समय जो था वो होता था। ये चलता रहा चलता रहा। और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ और जब हमारा संविधान बनाया गया, तो हमारा संविधान जब बनाया गया तो हमारे संविधान में इन्हीं स्टेट्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इन चार पार्ट्स को नाम दिया गया पार्ट ए स्टेट्स, दूसरे को नाम दिया गया पार्ट बी स्टेट्स, तीसरे को नाम दिया गया पार्ट सी स्टेट्स, और चौथे को नाम दिया गया पार्ट डी स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। पार्ट ए स्टेट्स में कौन से राज्य रखे गए? ये वाले राज्य रखे गए। जो बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे जिनको गवर्नर उस समय गवर्न करता था उनको यहां पर रखा गया। तो पार्ट ए स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स रखी गई? वो स्टेट जो गुलामी के समय गवर्नर जो था वो गवर्न करता था, यानी कि स्टेट्स गवर्नड बाय गवर्नर। और यहां पर कुल 9 स्टेट्स को रखा गया था। ये 9 स्टेट्स कौन कौन सी थी? ये 9 स्टेट्स थी। एक थी असम, एक थी बिहार, एक थी बॉम्बे, एमपी था जिसको उस समय जिसका उस समय नाम एमपी मध्य प्रदेश नहीं था, बल्कि उस समय इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। उसका नाम था, क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। इसके अलावा यहां पर था उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा यहां पर था ईस्ट पंजाब, और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक। ये मेन मेन यहां पर जो स्टेट्स थी वो थी। ठीक। भैया इसमें वेस्ट बंगाल और मद्रास भी था क्या? हाँ, मद्रास भी था, बिल्कुल मद्रास भी था। कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, मद्रास भी था। ठीक है। और वेस्ट बंगाल हाँ था। बिल्कुल वो भी। ठीक है। तो ये पार्ट ए स्टेट्स हमारे पास, और पार्ट बी स्टेट्स में रखा गया प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है। प्रिंसली स्टेट में हमारे पास रखी गई 8 स्टेट्स। ये 8 स्टेट्स हमारे पास जम्मू कश्मीर था, मध्य भारत नाम की एक जगह थी, प्रोविंस था, वो था, मैसूर था, सौराष्ट्र था, और पेप्सू था। पेप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब। ये एक अलग प्रोविंस था पंजाब का, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, जिसको पेप्सू बोला जाता था। इसके अलावा राजस्थान था, कोचीन था, त्रावणकोर था। तो ये स्टेट्स यहाँ पर पार्ट बी स्टेट्स में आ गई। पार्ट सी स्टेट्स में रखी गई वो स्टेट जिनको चीफ कमिश्नर के द्वारा गवर्न किया जाता था, जिनको चीफ कमिश्नर द्वारा गवर्न किया जाता था। और यहाँ पर जो स्टेट थी उनकी संख्या थी 10, जिसमें अजमेर था, ठीक है, भोपाल था, बिलासपुर था, कुर्ग था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ का एरिया था, मणिपुर, त्रिपुरा, और विंध्य प्रदेश नाम के जो इलाके थे वो पार्ट सी स्टेट्स में थे। पार्ट डी स्टेट में केवल एक था जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये चार कैटेगरी में हमारे संविधान में जब 1950 में लागू हुआ था तो स्टेट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया था। ठीक। अब हम ये जानते हैं, और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब पार्ट 1 को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद एक बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने आया, और वो मुद्दा ये था कि हमारे देश में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए।
ठीक। ये मांग उठने लगी कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए, और हम देखेंगे पोट्टी श्रीमाल जो राजू थे उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर ली थी, और फिर वो मर जाते हैं, और उसके बाद मजबूरी में सरकार को स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट लाना पड़ता है, और उसके बाद राज्यों का बंटवारा जो है वो भाषा के आधार पर कर भाषा दिया ही आधार। जाता है। लेकिन अगर हम राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, बदलना पड़ेगा हमको। तो जब सरकार स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लेके आई, उसके आने से पहले, उसके आने के ठीक पहले सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया 1 नवंबर 1956 को, जिसको हम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, 1956 के 7वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। अब इस 7वें संविधान संशोधन में किया क्या गया, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया गया। उसमें ये कहा गया कि भैया जो पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स हैं, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, इन दोनों को एक कर दिया जाए। अभी तक क्या था हमारे संविधान में, पार्ट जो ए स्टेट्स थी, ये पार्ट ए स्टेट हमारे संविधान के उस समय के पार्ट 6 में थी, ये पार्ट 7 में था, ये संविधान के पार्ट 8 में था, और इस संविधान के पार्ट 9 में था। पार्ट ए स्टेट्स को संविधान के पार्ट 6 में रखा गया था उस समय, पार्ट बी स्टेट को संविधान के पार्ट 7 में रखा गया था, 7। पार्ट सी को 8 में और पार्ट डी को 9 में रखा गया। लेकिन जब ये रिऑर्गेनाइजेशन हुआ तो ये कहा गया कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी को क्या कर दो, मर्ज Merge। कर दो, और इनको सीधे सीधे पार्ट 6 में ले आओ, 6। और इनको नाम दे दो किसका, क्या इनको नाम दे दो द स्टेट्स का। तो इस तरीके से जो पार्ट 6 हम लोगों ने देखा वो इस तरीके से बना, जिसमें इन दोनों स्टेट्स को मिलाकर यहां पर ले आया गया। अब देखिए ये पार्ट बी की स्टेट जो पहले पार्ट 7 में थी, अब यहां से मूव होके कहां पर चली गई, 6 में तो पार्ट 7 क्या हो गया, खाली। किस संशोधन से खाली हुआ, 7वें। 7वें 7th संविधान संशोधन से ये Constitution। खाली हो गया। तो पार्ट बी है लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, अब खाली है। ठीक, 7वें संविधान संशोधन से एक काम और किया गया कि भाई ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों को भी क्या कर दो, एक ही पार्ट में मर्ज कर दो, और इनको उठाकर कहां पर डाल दो, दोनों को उठा के पार्ट 8 में डाल दो, और इसका नाम रख दो क्या, यूनियन टेरिटरी। क्या नाम रख दो, यूनियन टेरिटरी। Territory। ठीक, जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में रहेंगी। तो अब ये जो पार्ट डी स्टेट में अंडमान निकोबार था, पार्ट 9 में ये भी निकलकर कहां पर चला गया, 8 में पार्ट 8 में चला हो पार्ट गया। 8 में तो पार्ट 9 भी हमारा क्या हो गया, खाली। खाली हो गया। blank। तो अब हमारे पास पार्ट 6 में आ गई द स्टेट, जिनमें पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स को मिलाकर डाल दिया गया। पार्ट 7 खाली हो गया। पार्ट 8 में आ गई हमारी यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, और पार्ट 9 भी क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक, पार्ट 9 भी खाली हो गया, और पार्ट 9 खाली रहेगा 1992 तक। 1992 में सरकार एक संविधान संशोधन करेगी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगी, और उस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करेगी, संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड करेगी, और उसको महसूस होगा कि भाई अब इसके लिए हमको संविधान में एक पार्ट और जोड़ना पड़ेगा। तो उसको दिखेगा अरे पार्ट 9 तो खाली है, और वो कहेगी कि हम नया पार्ट नहीं बनाएंगे, इसको पार्ट 9 में ही डाल दो। तो इस तरीके से ये पार्ट 9 जो 7वें संविधान संशोधन से 1956 में खाली हुआ था, अब उसको एक नई चीज मिल जाएगी 1992 में 73वें संविधान संशोधन से, पंचायत के रूप में। समझ में आ गई बात? यस सर। जी ठीक, लेकिन पार्ट 7 खाली था 1956 के बाद से, अभी तक खाली है। इसको अभी तक संविधान से हटाया नहीं गया है, क्योंकि आगे हो सकता है कभी कोई नई चीज डाल दी जाए उसमें। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा हो गया पार्ट 7, आपको समझ में आ गया
होगा कि इसका क्या इतिहास भूगोल रहा। सर कर रहे हैं बोलिए। संविधान संशोधन करके क्या कि संविधान से किसी भी भाग को समाप्त किया जा सकता है सर? संविधान संशोधन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो सिचुएशन है हमारे किसमें, हमारे संविधान में, उसका एक बड़ा प्रोसेस है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि संविधान में जो भी चीज की जा रही है वो किस तरीके की है। हमारे पास केशवानंद भारती का केस है और भी कई सारे केसेस हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो संविधान में अगर कोई भाग ऐसा है जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है। बेसिक स्ट्रक्चर है तो हम कर ही नहीं सकते, और अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो जो प्रोसेस दिया गया है वो बड़ा ही लंबा और कठिन प्रोसेस है। कर सकते हैं लेकिन बात वही आ गई कि वो क्या चीज है। ठीक। हाँ हाँ ठीक सर। हाँ जी। तो स्क्रीन दिख रही ना आप लोगों को ये? यस सर। जी सर। ये जो मैं एक सेकंड जो लिख रहा हूं ये दिख रहा है ना? हाँ यस दिख सर। रहा है सर। दिख रहा है सर। ठीक है। तो अब हम लोग पार्ट 7 यहाँ पर देख चुके हैं, और पार्ट 7 के बाद हमारे पास पार्ट 8 में आती है यूनियन टेरिटरीज, जो आर्टिकल 239 से 242 तक है। और इसमें बात करी गई है किसकी? जो केंद्र शासित प्रदेश है जिनका नियंत्रण सीधे सीधे किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है, और केंद्र अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, इसको प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल बोला जा सकता है, उसके मार्फत इनका प्रशासन जो है वो करता है। फिर हमारे पास पार्ट 9 में आ जाती हैं पंचायत, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। 92 के द्वारा। और उसके बाद हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ही। ठीक है। स्टेट हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नेंस और ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सपना जो महात्मा गांधी जी ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए ये चीजें लेके आई गई। और यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक यहाँ पर है पंचायत में, और म्यूनिसिपैलिटीज में 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। ये इनके सामने अल्फाबेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये मूल संविधान के भाग नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया, इसीलिए जो सीक्वेंसिंग है वो प्रभावित ना होने पाए, इसलिए इनको इस तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। समझ में आई बात? यस जी सर। हाँ फिर पार्ट 9 बी में हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां हैं, जिनको 97वें संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। फिर पार्ट 10 में हमारे पास आते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के संबंध में कुछ स्पेशल प्रावधान लेके आते हैं, जिनमें यह ध्यान रखा गया है, जिनमें ये हेलो ध्यान रखा। हाँ जी, आ रही है आवाज? सर हाँ आवाज सर आ चली रही गई है थी अभी। सर, रिपीट कर दीजिए आप। अभी आ रही है ना? हाँ यस अब आ सर। रही जी आवाज आ रही है। हाँ, तो कहाँ से गायब हो गई थी आवाज? 97 है। हाँ, संशोधन। ये तो 9B से सर। जी जी, 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लाया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने, उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक। और इनके संबंध में भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य को कुछ निर्देश दिए गए थे, और 2011 में उसको अमली जामा जो है वो पहना दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक। फिर पार्ट 10 में हमारे पास शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के संबंध में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। अब क्योंकि ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जिनमें कुछ ट्राइब्स का और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो है वो कंसंट्रेशन है। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कल्चरली बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और इनमें कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनकी
जो संस्कृति है वो उनके लिए बहुत खास है, और सरकार चाहती है कि ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये किसी भी प्रकार से खराब ना होने पाए। छोटी से छोटी संस्कृति अगर किसी ट्राइब की है तो वो भी क्या रहे, सिक्योर रहे। तो इन ट्राइब्स के कल्चर को, इनकी भाषा को, ठीक, और इनके जो भी रीति रिवाज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रावधान है वो पार्ट 10 में किए गए हैं, जिनको हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। पार्ट 11 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां पर इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे प्री एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जरूरी चीजें यहाँ पर देके रखी गई हैं, और अगर हम देखें तो ये जो पार्ट 11 है, यहाँ पर आर्टिकल 245 से 263 है। 245 से 263 बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है तो इसको दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 11 जिसमें आर्टिकल आते हैं 245 से लेके 263 तक, 263 तक, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको बोला जाता है चैप्टर 1 245 से 255 और 255। चैप्टर 2। अगर हम लोग देखें तो ये बात किसके लिए कर रहा है, सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस के लिए। केंद्र और राज्य में जो संबंध होते हैं वो तीन प्रकार के संबंध होते हैं, LAF, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यानी कि विधायी संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी कि प्रशासनिक संबंध, और फिनेंशियल रिलेशंस यानी कि वित्तीय संबंध। इन्हीं संबंधों को यहां पर डिस्कस जो है वो किया गया है, जिसमें चैप्टर 1 जो है, इस चैप्टर 1 में हमारे पास है आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक, जो केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। वहीं चैप्टर 2 जो है यहाँ पर है आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक, और ये बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में प्रशासनिक संबंधों की बात ये करते हैं। लेकिन तीसरा वाला जो है ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, ये आता है आगे। ये आता है हमारा चैप्टर, सॉरी, 64 से लेकर 300। पार्ट 12 12 में। पार्ट 12 जिसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर पार्ट 12 का जो नाम है वो दिया हुआ है फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, और ये आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A तक है, यानी कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक, अगर हम लोग देखें तो ये जो है इसको भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, और ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 बात करता है केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध की, फिनेंशियल रिलेशंस की, और यहां पर आर्टिकल है आर्टिकल 264 से आर्टिकल 291, और इन्हीं में बीच में आता है क्या, आर्टिकल 280, जो किसके बारे में बात करता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बात करता है ना। वित्त आयोग। ठीक, चैप्टर 2 जो है ये बात करता है बोरोइंग्स की, उधार वगैरह लेने की शक्तियों के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 292, आर्टिकल 293 है यहाँ पर। चैप्टर 3 ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल ध्यान रखने हैं। चैप्टर 3 बात करता है प्रॉपर्टी,
और कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि संपत्ति और अनुबंधों की बात करता है। और इसमें है आर्टिकल 294 से लेकर आर्टिकल 300 तक। चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है संपत्ति के अधिकार की, जो बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। और ये डाला गया है किसमें, आर्टिकल 300 300A में। और हम सभी लोग लगभग ये जानते होंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो बेसिकली क्या थी, एक फंडामेंटल राइट था, पहले एक मूल अधिकार था ये। ठीक, लेकिन सरकार के सामने ये मूल अधिकार बड़ी समस्याएं क्रिएट करता था, क्योंकि सरकार जब जमींदारी उन्मूलन कानून लेके आई, लैंड रिफॉर्म्स लेके आई, और लैंड पर सीलिंग लगाकर लोगों से एक्सेस जमीन को उसने जब्त करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो हमें पार्ट 3 में दे के रखा गया है, और प्रॉपर्टी ओन करना हमारा मूल अधिकार है, और सरकार हमारी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है। लोग धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो गारंटर टू फंडामेंटल राइट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ये तो तुम गलत काम कर रहे हो, संविधान में जो अधिकार तुमको दिया गया है उसका तुम उल्लंघन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तो मूल अधिकार है, और लोगों से उनकी संपत्ति को छीन लेना उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है, तो उस पर रोक लगाओ और कोई प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। सरकार ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी हम नहीं जब्त करेंगे, तो हम जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जो हम जमींदारी उन्मूलन लेके आ रहे हैं, जो हम प्रॉपर्टी पर सीलिंग लगा रहे हैं, जो कि हम एक अच्छे उद्देश्य से कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। सरकार ने कहा इसको बदलना पड़ेगा, और सरकार ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के दायरे से बाहर कर दिया। कहा अब लो, अब पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, कैसे पहुंचते हो, हमने इसको फंडामेंटल राइट ही नहीं माना, और इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, इसको रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और इसको डाल दिया गया कहां पर, इसको डाल दिया गया यहां पर एक नया चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट करके, चैप्टर 4 के नाम से आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया कि अब से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगी, और अगर हम आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं तो हम आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और यहाँ पर प्रावधान क्या डाला गया, यहाँ पर यह डाला गया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बिना कोई कानूनी तरीका फॉलो किए हटाया नहीं जा सकता। क्या बोल रहा हूं मैं, कि किसी भी व्यक्ति को, अभय जी आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पीछे कोई कानूनी प्रावधान ना हो। मतलब सीधे शब्दों में क्या हुआ, मतलब सीधे शब्दों में हुआ कि कानून बनाकर सरकार जो है वो लोगों की संपत्ति को जब्त कर सकती है, अपने पास ले सकती है। समझ में आ गई बात? जी ठीक। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो अब ये किस तरीके का राइट है, लीगल राइट। लीगल राइट है, क्योंकि कानून बनाकर इसको वो किया जा सकता, तो लीगल राइट भी हो गया। ठीक, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है? जी सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। हाँ 300A में है सर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, सबको समझ में आ गई बात ये? यस सर। जी सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, समझने में चीजों को दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं सर। आसानी से चीजें कोई समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ सर, आराम से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने पार्ट 12 जो है वो देख लिया, और पार्ट 12 के बाद हम लोग आते हैं पार्ट 13 में। पार्ट 13 हमारे पास ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में के बारे में बात करता है कि भाई इंडिया के अलग अलग इलाकों के बीच में जो ट्रेड होगी, जो कॉमर्स होगा, जो जो इंटरकोर्स होगा, वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में हमारे लिए ये बात करता है। ये वाला पोर्शन हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग आगे चलकर इसमें देख लेंगे। फिर पार्ट 14 में हमारे पास आता है सर्विसेज अंडर यूनियन द स्टेट, जिसमें है आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
पार्ट है पार्ट 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरणों की बात करी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे चल के। इसमें आर्टिकल 323A से 323B तक है। फिर क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, भारत में जनता जो है वो अपने राजा का चुनाव करेगी, अपने शासक का चुनाव करेगी। लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, ये रिपब्लिक है एज वेल एज डेमोक्रेसी है। ठीक, तो यहाँ पर जनता अपने लोगों का चुनाव कैसे करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कैसे करेगी, उनका चुनाव कैसे होगा, उनसे संबंधित क्या नियम कायदे होंगे, कौन सी बॉडी होगी जो उसको सुपरवाइज वगैरह करने का काम करेगी, उससे संबंधित प्रावधान जो है वो यहाँ पर पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329A तक हमको देख के रखे गए। और इसी में हमारे पास आता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग भी यहीं पर हमारे सामने जो है वो आता है। फिर हमारे पास है पार्ट 16, जो स्पेशल प्रोविजंस देता है कुछ स्पेशल सर्टेन क्लासेस के लिए। फिर हमारे पास पार्ट 18 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोले या नेशनल लैंग्वेजेस बोले? लैंग्वेज में नहीं है पार्ट सर हमारे 17 में। कंट्री में। हाँ, तो पार्ट जो 17 है ये बात करता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, यानी कि राष्ट्र भाषाओं की बात करता है ना। यस सर। हाँ, पहली चीज है हमारे देश में राष्ट्रभाषा नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। आज बताता हूँ। ठीक है, यानी कि कोई राजभाषा। नेशनल लैंग्वेज, तो राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि किसकी बात करता है, राजभाषा की राजकाज बात की करता भाषा। भाषा। है। एक बार आया था राष्ट्रभाषा लिख के, लोग गलत करके आ गए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पर आर्टिकल है 343 से 351 तक, लेकिन इसके कुछ पार्ट किए गए हैं जिनमें बात की जाती है। एक पार्ट बात करता है कि संघ की भाषा क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या होगा, राज्यों की भाषा क्या होगी, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द प्रोविंसेस क्या होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी समस्या है। अगर हम संघ की भाषा जो कि हिंदी और अंग्रेजी है उसी को राज्यों में डाल दो तो बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि भाषा एक बड़ा मुद्दा है दक्षिण भारतीय राज्यों में, है ना। और हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा है, तो इसके लिए राज्यों की भाषा के संबंध में कुछ प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं। और फिर ये कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी। और इसी में हमको बताया गया है कुछ स्पेशल डायरेक्शंस हमको दे के रखे गए हैं, माइनॉरिटीज वगैरह के संबंध में, उनकी भाषाओं को कंजर्व करने के संबंध में हमको यहाँ कुछ प्रोविजंस, और भाषा के संबंध में कुछ और प्रोविजंस हमको दे के रखे गए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग 4 सेगमेंट में बांट के जब आएंगे तब पढ़ेंगे। फिर पार्ट 18 है हमारा, जिसमें इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। आपातकाल के बारे में बात करी गई, इसमें आर्टिकल 352 से 360 आर्टिकल हैं। और यहाँ पर 3 तरीके की इमरजेंसी इसको बताया गया है, जिसमें पहली है हमारी राष्ट्रीय आपातकाल। कौन से आर्टिकल में है नेशनल इमरजेंसी? 352। 352। हमको बताया गया है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, कौन से आर्टिकल में है? 356। हमको बताया गया है फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में, कौन से आर्टिकल में है? 360। 360। तो इन इमरजेंसीज के बारे में हमको यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे चलते हैं और इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट 19। पार्ट 19 में मिसलेनियस चीजें देकर रखी गई आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 में, जिसमें अगर हम लोग देखें, समझिएगा इस चीज को, ये वाली चीज शायद हम लोग आगे ना पढ़ें, यहीं पर समझ दीजिए इसको। जो ये वाला पार्ट है पार्ट 19, इस पार्ट 19 में हमारे पास आर्टिकल 361 एक है जो मिसलेनियस वाला है। इसमें प्रेसिडेंट और
गवर्नर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों और अपने कर्तव्यों का, यानी कि अपनी पावर्स और ड्यूटीज का अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके पालन के लिए कोई काम करते हैं, तो उनको किसी भी न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता। वो अपनी ड्यूटीज को, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है, यानी कि चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी चीज इसी आर्टिकल में हमसे कही गई, आर्टिकल 361 में, कि जब तक वो अपने पद में है, जब तक वो प्रेसिडेंट के पद पर है या गवर्नर के पद पर है, तब तक उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं चलाई नहीं की जा जा सकती। ठीक। दूसरी चीज है कि जब तक वो पद पर है तब तक कोई भी कोर्ट उनकी गिरफ्तारी या उनके जो जो इम्प्रिजनमेंट है उसके संबंध में कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। ये इम्यूनिटी है जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्मुक्ति, या उनको जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो प्रोटेक्शन इसी पार्ट 19 मिसलेनियस वाले के आर्टिकल 361 में दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रहेगा आपको। यस सर। अगर मैं कल आपसे इसके बारे में सवाल पूछूं तो आप जवाब दे देंगे ना? जी सर, याद यस रहेगा। सर। हाँ, अपवाद ठीक। इसके बाद इसी में आर्टिकल 361 ए है। आर्टिकल 361 ये कहता है कि संसद और विधानमंडल में, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनमें अगर कोई कार्यवाही चल रही है तो उनकी कार्यवाही से संबंधित कोई रिपोर्ट, इसको नाम दिया गया ट्रू रिपोर्ट, किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित अगर किया जाता है तो उसके लिए किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब क्या है? मतलब यह है कि संसद में कोई कार्यवाही चल रही है या विधानमंडल में कोई कार्यवाही चल रही है, तो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं ना कि आज संसद में इस बात पर बहस हुई, आज इस सांसद ने ये बोला, आज विधानमंडल में ये प्रस्ताव पेश किया गया, पढ़ते हैं ना अखबार में। तो ये यस सर। पब्लिश हो सके, इसका ये प्रावधान करता है। और ये कहता अगर कोई सही सही जो हुआ है कार्रवाई वही चीज वहां पर छाप रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि एक दिन संसद में जूते चप्पल फेंके जाने लगे। यस ठीक। सर। एक दिन उत्तर प्रदेश की लोकसभा में माइक उखाड़कर जो विधायक एक दूसरे को मारने लगे और किसी पत्रकार ने छाप दिया अखबार में, तो वो कहते हैं कि तुमने क्यों छापा? तुमने जो किया वही तो छापा हमने। तो तुमने जो किया है अगर हम वो छापेंगे तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर हम गलत छापते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। ये बात कौन कह रहा है? 361। ए कह रहा है कि संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर पब्लिशिंग अ ट्रू रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन न्यूज पेपर्स। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक। फिर तो ये दो बेसिकली हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें आर्टिकल 365 है, जिससे आप परिचित होंगे। क्या है आर्टिकल 365? आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। हाँ, 365 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि जो राज्य सरकार है वो यूनियन या केंद्र सरकार के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है या फॉलो करने में असफल हो रहा है, विफल हो रहा है, तो वो एक रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर उस राज्य में क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। समझ आ गई बात ये? तो जी यहां सर। पर बेसिकली क्या है? गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन टू president कि if a state प्रेसिडेंट। fails to comply with directions given by the union, it shall be lawful for the president to hold that the government of the state cannot be carried on in accordance with the constitutions। और यहां पर लगेगा राष्ट्रपति शासन, लेकिन उसको बताएगा कौन? राज्यपाल बताएगा जाके। ठीक है।
फिर आर्टिकल जी 366 में कुछ डेफिनेशंस देकर रखी गई हैं कि भाई हमारे संविधान में जहां पर अनुसूचित जातियां शब्द का इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, अनुसूचित जनजातियां शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, जीएसटी का इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, एंग्लो इंडियन किसे कहा जाएगा, हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है। इन सब चीजों की डेफिनेशन आर्टिकल 366 में बताई गई हैं। और दी आर्टिकल गई। 367 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि अगर संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते समय किसी टर्म में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो उस टर्म की जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे जाके कहां पर, जनरल क्लॉजेज एक्ट में। ठीक है? क्या कहता जी है कि संविधान की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के नियम लागू होंगे। द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 shall apply for the interpretation of the constitution. Is it clear? यस सर। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा बचा है उसको भी देख लेते हैं। कौन, एक सेकेंड रुकिए। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया 19। पार्ट जो 20 है ये बेसिकली किसकी बात करता है, पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करता है। कुछ समय पहले गोविंद जी ने मुझसे पूछा था, तो यहाँ पर संविधान के संशोधन के बारे में बात करी गई है। और ये बताता है कि संविधान का संशोधन बेसिकली यहाँ पर दो कैटेगरीज में बांटा गया है कि संविधान का संशोधन किस प्रकार का है। क्या वो संविधान का संशोधन ऐसा है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, या वो ऐसा है जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता। तो ऐसे में अलग अलग प्रोसेसेस बताए गए हैं कि दोनों संविधान संशोधनों को करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या है? ये बात हमारे इस पार्ट 20 में बताई गई है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको पढ़ेंगे एज ए चैप्टर। ठीक। फिर पार्ट 21 में आता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 21 में आता है, हिंदी में इसका नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392 तक। अभी कुछ समय पहले एक आर्टिकल बड़ा चर्चा में था जिसका नंबर था आर्टिकल 370। कहां से था वो, किस पार्ट से था? इसी से था। इसी पार्ट से था। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। ये पार्ट बेसिकली क्या है, कुछ चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये पार्ट में आर्टिकल 369 जो हमसे कहता है वो संसद की अस्थायी शक्तियों की बात करता है। ठीक। जो अब खत्म हो गई, ये संविधान शुरू होने के 5 साल के लिए दी गई थी कि राज्य सूची के कुछ विषयों में संसद जो है वो कानून बना सकती है, वो शक्ति खत्म हो गई। अब वो हम कहां पर देखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर में जाके देखेंगे, यहां पर नहीं देखेंगे। ठीक। फिर आर्टिकल 370 और उसके कुछ और पार्ट्स हैं, वो कुछ स्टेट्स के बारे में स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं। इनको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आता है। ठीक। जैसे आर्टिकल 370 बात करता था किसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेशल प्रोविजन की बात करता था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है। खत्म हो गए। खत्म हो गया, वैसे अगर इसको बोले तो सही नहीं है, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया, इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। ये डिलीट नहीं हुआ है, अभी हमारे संविधान में अभी है ये। ठीक है, बस ये लागू नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक। फिर हमारा है आर्टिकल 371 जो किस स्टेट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है? सर आंध्र प्रदेश। नहीं, ये आर्टिकल 371 जो है वो रिलेटेड है महाराष्ट्र महाराष्ट्र गुजरात। और गुजरात से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गुजरात से। और ये बात करता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट बोर्ड्स की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? डेवलपमेंट बोर्ड की। विकास बोर्ड्स की स्थापना की जाएगी। और कहां कहां पर, यहां भी कुछ जगहें बताई गई हैं, जैसे विदर्भ में, मराठवाड़ा में। ये इसलिए क्योंकि ये आगे हम लोग के सामने नहीं आएगा। सौराष्ट्र में और कच्छ में। आर्टिकल 371 ए बात करता है नागालैंड की। ठीक।
यहां पर नागालैंड में जो एक मेजर ट्राइब है वो कौन सी है? नागा ट्राइब, है ना, जिसके नाम जी। पर इस स्टेट का नाम नागालैंड जो है वो नागालैंड। पड़ा है। यहां पर इन नागाओं की, जो नागा ट्राइब है, उसकी रिलीजियस और सोशल जो प्रथाएं हैं और वहां उनकी जो जमीन है उसके अधिकार की सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल 371 ए जो है वो करता है। तो किससे संबंधित है? नागालैंड से। आर्टिकल 371 बी जो है वो आसाम से है और ये कहता है कि आसाम जो स्टेट है, यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आसाम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए काउंसिल्स के गठन की बात करता है। आप आसाम में देखेंगे बहुत सारी काउंसिल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उन काउंसिल का जो गठन है वो इसी के हिसाब से जो है वो किया गया है। आर्टिकल 371 सी मणिपुर से संबंधित है और ये मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समिति की बात करता है। कमिटीज फॉर द हिली एरियाज ऑफ मणिपुर, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समिति की बात करता है। फिर आर्टिकल, एक सेकेंड, आर्टिकल 371 डी है, लिख लीजिए। आर्टिकल 371 डी है। आर्टिकल 371 डी जो है वो आंध्र प्रदेश और पेंसिल मेरी डिस्चार्ज हो गई प्लीज, तो थोड़ा सा लिख लीजिए। आर्टिकल 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंध में है और ये कहता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। शिक्षा और नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए समान अवसर की बात आर्टिकल 371 डी करता है। फिर आता है आर्टिकल 371 ई जो फिर से आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लिख रहे हैं ना? जी यस सर। सर। आर्टिकल 371 ई ये भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरी बात के बारे में है। इसमें लिख लीजिए आगे कि ये आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट का प्रोविजन करता है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात ये करता है। ठीक है, जी चलें आगे। आर्टिकल 371 एफ सिक्किम से रिलेटेड है। आर्टिकल 371 एफ सिक्किम से रिलेटेड है। हमें जानते हैं कि सिक्किम जो है वो शुरुआत से भारत का भाग नहीं था, है ना। उसकी एक लंबी कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन सिक्किम को पहले एक एसोसिएट स्टेट के रूप में इंडिया में शामिल किया गया था और बाद में सिक्किम को कंप्लीट या फुल स्टेटशिप प्रोवाइड करी गई, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि सिक्किम का इंडिया में विलय हुआ एक तरीके से। तो सिक्किम को विलय के समय कुछ खास शर्तें वहां पर रखी गई थी। तो वो जो शर्तें हैं, उन शर्तों से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उनको इस आर्टिकल 370 एफ में इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल किया गया है। सिक्किम के भारत में विलय के बाद की जो विशेष शर्तें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, बता दीजिएगा जब आगे चलना हो गया। सर यस सर। जी। 371 जी मिजोरम से रिलेटेड है और जैसे हम लोगों ने 371 ए में नागालैंड में नागा ट्राइब के कल्चर वगैरह के और जमीन के अधिकार की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान रखे हैं 371 ए में, वैसे ही 371 जी में मिजोरम में जो मिजो ट्राइब है, जो मिजो लोग हैं, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो जमीन है, उसकी सुरक्षा के संबंध में प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए हैं 371 जी में। जी ठीक, हो गया। फिर है 371 एच अरुणाचल प्रदेश। 371 एच अरुणाचल प्रदेश, जहां पर वहां के राज्यपाल को लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ दे के रखी गई हैं। तो लिख लेंगे राज्यपाल को कानून व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी
या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द गवर्नर फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। फिर 371 आई, 371 आई रिलेट करता है गोवा से, और यहां पर कहा गया है कि गोवा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, गोवा की जो विधानसभा है, इसमें मिनिमम 30 सदस्य होंगे, 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। और फिर 371 जे बात करता है कर्नाटका के लिए। ठीक है, कर्नाटका के बारे में बात करता है, और यहां पर आ, हैदराबाद और कर्नाटक है, इसको कल्याण कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस यहां पर डाले गए हैं। हैदराबाद कर्नाटक एरिया, इसको कल्याण कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? ये लिस्टिंग कर ली अच्छे से? सर जी जे आप फिर से बता देंगे प्लीज? कौन सा वाला? जे जे, कर्नाटक वाला सर। हाँ, जे बेसिकली क्या है, जो हैदराबाद और कर्नाटक एरिया है, यानी कि कल्याण कर्नाटक जिसको कहा जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर रखे गए हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें अक्सर एग्जाम में आता है, और यहाँ पर अधिकतर लोग छोड़ के आते हैं ये वाला पोर्शन। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस सेगमेंट में है, आर्टिकल 392। इसको भी ध्यान रखिए, इसको समझ लीजिए, इसको अपने शब्दों में लिखिएगा। यहां पर ये कहा गया है, और ये बेसिकली टाइम बीइंग की पावर है जो प्रेसिडेंट को देकर रखी गई। यहां पर कहा गया कि भाई संविधान अभी हमने नया नया बनाया है 1950 में, और जब भी कोई नई चीज आती है तो उस नई चीज में कई बार कई प्रॉब्लम्स आती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके लागू करने वगैरह में। तो यहां पर कहा गया कि अगर संविधान जो हमने अभी लागू किया है, अगर उसको लागू करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो राष्ट्रपति को यह पावर दे के रखी गई है कि उस दिक्कत को दूर करने के लिए अगर कोई प्रावधान बनाना है तो वो राष्ट्रपति बना सकता है। ठीक, द प्रेसिडेंट हैड द पावर, ध्यान रखिएगा, हैड द पावर टू मेक ऑर्डर्स टू रिमूव एनी डिफिकल्टीज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को लागू करते समय अगर कोई कठिनाई आती है तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। ये उस समय था जब संविधान लागू हो रहा था, अब ये पावर रिडंडेंट है नहीं। ठीक, तो ये था। लास्ट में हमारे पास आखिरी पार्ट बचता है, पार्ट 22। और पार्ट 22 जो हमारा है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल की, कमेंसमेंट की, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज एंड रिपील की, यानी कि संक्षिप्त नाम हमारे संविधान का क्या होगा। आर्टिकल 393 से 395 तक है। आर्टिकल 393 हमारे संविधान का नाम बताता है कि हमारे संविधान को किस नाम से पुकारा जाएगा। क्या पता है आपको हमारे संविधान का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान। इसको जो नाम दिया गया है भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 393 ने दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, आर्टिकल 394 अगर हम कहें कि कहां लिखा हुआ है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 394 में। ठीक है, आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है कि हमारा संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। यह कहता है कि दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट सम प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 394। ठीक, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मेरे ख्याल से 16-17 में शायद, या 18 में आया था, प्री में आया था, कि जो हिंदी लैंग्वेज का ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है, ये इसको मान्यता कब मिली? क्योंकि हमारा जो मूल संविधान था वो अंग्रेजी में था, और अंग्रेजी जो उसका जो एडिशन था उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन बाद में संविधान में एक संशोधन किया गया और एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, और कहा गया कि हिंदी वाला जो इसका ट्रांसलेशन है वो भी
इक्वली एप्लीकेबल होगा, वो भी इक्वली उसको अथॉरिटी दे दी गई। और ये अथॉरिटी दे दी गई एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करके 394A। और इसमें क्या किया गया, इसमें हिंदी के टेक्स्ट को भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट मान लिया गया, एक प्राधिकृत पाठ मान लिया गया। ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। कौन से संविधान, क्योंकि ए लगा हुआ है तो अमेंडमेंट से आया है, कौन से अमेंडमेंट से, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से इसको डाला गया है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान का हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश करवाएंगे, और इस हिंदी ट्रांसलेशन की भी वही लीगल वैलिडिटी होगी जो ओरिजिनल वाले इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन की है। यानी कि द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड the translation of the constitution in Hindi, and this translation shall be deemed to be the authoritative text. Clear? यस सर। ठीक है। और 395 से कुछ एक्ट्स को डिलीट किया, खत्म किया गया, जैसे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है और जो भारत शासन अधिनियम है, यानी कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अंग्रेज लेके आए थे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेज लेके आए थे, उनको रिपील किया गया है आर्टिकल 395, जो हमारे संविधान का आखिरी आर्टिकल है। रिपील इसीलिए आखिरी में लिखा हुआ है रिपील। ठीक है, तो कौन से दो कानूनों को रद्द किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आर्टिकल 395 से खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। समझ में आई बात ये? यस सर। ठीक है, सर ये हाँ जी बोलिए। सर ये डिलीशन और रिपील में बेसिक डिफरेंस क्या होता देखिए, है? डिलीशन और रिपील बेसिकली अगर अगर हम देखें तो उनका जो लिटरल मीनिंग है वो लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन जब हम रिपील शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि इससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस खत्म है, कुछ भी एप्लीकेबल अब नहीं है। रिपील में वो पार्ट या वो जो क्या नाम है वो आर्टिकल वो संविधान में लिखा हुआ रह सकता है, बस वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, लेकिन डिलीशन में खत्म ही कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। अच्छा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ही उसका नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी जी। सर। ठीक है, तो इतना हम लोग रखते हैं। मैंने कहा था कि 1 घंटे की क्लास लूंगा, लेकिन ये 2 घंटे की होने वाली है, पता नहीं ठीक है। चलता समय। ठीक है, बोल तो नहीं हुए आप लोग कि 2 घंटे क्लास में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नो सर। ठीक है, तो ऐसे ही मजा आएगी पढ़ने में आगे भी। तो इतना रखते हैं, और कल आप एक काम करिएगा, शेड्यूल तैयार करके आइएगा। और इन शेड्यूल में कुछ खास है नहीं, लेकिन हम लोग 7th शेड्यूल को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कल, उसके बाद हम लोग प्रियम्बल शुरू कर लेंगे। ओके, जी सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर 352 जो था वो नेशनल इमरजेंसी था, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 सर फिनेंशियल इमरजेंसी, हाँ, और सर 356 क्या था? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ओके सर, ओके सर, हाँ जी, थैंक हाँ यू जी, सर। ठीक है रुचि जी। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।